हेलो बच्चों, कथन वाले सवाल में ये पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हम लोगों ने संख्याओं पर आधारित सबसे पहले पार्ट में देखा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने भिन्न पर आधारित और इसी में हमने देखा था आयु पर आधारित किस तरह से हम लोग सवालों को लगाते हैं। फिर हम लोगों ने पार्ट 3 में देखा कि चाल बराबर दूरी बटे समय पे किस तरह से सवालों को लगाते हैं, अनुकूल चालें क्या होती है, प्रतिकूल चालें क्या होती हैं, किस तरह से नाम और धारा वाले सवालों को हम लोग लगाते हैं। अगर आपने अभी तक ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, तो आपको आई बटन पे लिंक दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप कंप्लीट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो पार्ट 4 आपको और अच्छे समझ में आएगा। इस पार्ट में आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स कथन वाले सवालों में निकल के आते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके जस्ट बाद आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी आप मैथ की कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक आपको कंप्लीट मैथ की सारी थ्योरी प्लस सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक बेटा, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, कोण ज्ञात करना। देखिए इनका नाम हमने मिसलेनियस क्यों रखा है, क्योंकि इसमें कोई फिक्स सवाल नहीं है कि कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इससे पहले हमने देखा था कि संख्याओं पे आधारित तो सभी संख्याओं पे आधारित ही आ रही थी। फिर हमने देखा आयु पे आधारित तो सभी आयु पे आ रहे थे। फिर हमने देखा था वहाँ पे कुछ भिन्न पे आधारित तो सारे सवाल भिन्न पे आ रहे थे। यहाँ कभी देखिए आ जाएगा संपूरक कोण, कभी देखिए आप यहाँ आ जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोण। ठीक है ना, यहाँ बार बार अलग अलग तरीके के फॉर्मूले लगने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ समझते हैं कि संपूरक कोण होता क्या है। ठीक है ना, तो संपूरक कोण आपने पढ़ा होगा कि संपूरक कोण वे कोण होते हैं अगर दो कोणों को अगर हम लोग ऐड कर दें और ऐड करने पे अगर उनका जो योगफल है अगर 180 डिग्री आ जाए तो उनको हम क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। ठीक है ना, देखिए पूरक और कोटि पूरक एक होते हैं 90 डिग्री वाले। संपूरक कोण क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाता है 180 डिग्री। तो कह रहा कोण ज्ञात करते हैं, हमारा कुछ नहीं, सबसे पहले हमारा काम है माना छोटा कोण। तो भाई साहब कितना हो जाएगा छोटा कोण, छोटा कोण हम मान लीजिए, चलिए हमने मान लिया x है, फिर में वाला क्या मान लेंगे यहाँ पे बड़ा कोण। ठीक है ना, बड़ा कोण कितना हो जाएगा हमारा y। कह रहा बड़ा कोण छोटे कोण से, चलिए यहाँ लिखते हैं हम लोग प्रश्नानुसार जरूर लिखना रहता है आपको। ठीक है ना, बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण यानी y जो है वो छोटे से 18 अधिक है, छोटा मतलब x से 18 अधिक है, समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, अब दो चर हैं x और y, समीकरण 1 बहुत नाइंसाफी हल हो ही नहीं सकता। एक समीकरण आप बनाएंगे कैसे, आप जानते हैं कि भैया मेरे x प्लस वाई बराबर 180 होता है, क्यों आप चाहो तो लिख देना ब्रैकेट में क्या, संपूरक कोणों का योग। आप चाहो तो लिखो और चाहो तो ना लिखो, संपूरक कोणों का योग। ठीक है, अब देखिए y का मान उठाकर हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा x प्लस का 18 बराबर 180 डिग्री। x हो जाएगा 2x, ये 18 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 162 170 ठीक है ना। x का मान आ जाएगा भैया 81। ठीक है, अब अगर x का मान 81 आ गया, आप x का मान उठा के कहाँ पुट कर दीजिए, पुट कर देंगे समीकरण नंबर 1 में। देखिए कितनी वैल्यू हमको मिल जाएगी 81 और 18 99, तो y का मान कितना आ गया 99। ठीक है ना, लेकिन आप ऐसे जवाब देके नहीं आएंगे, मैं बार बार कहता हूँ इसमें हम लोग अतः करके लिखेंगे। आप यहाँ लिखेंगे अतः करके, क्या लिखेंगे आप कि अतः छोटा कोण कितना भाई साहब, अतः छोटा कोण आपका हो जाएगा 81 डिग्री। मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ, कितना हो जाएगा 81 डिग्री। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कितना, बड़ा कोण ये कितना हो जाएगा आपका 99, ये बेटा 81 है, ये वाला जो कोण है ये आपका 81 है। ठीक है ना, ये 81 डिग्री, ये आपका कितना आ गया 99 डिग्री। ठीक है ना, अब देखिए सवाल बहुत आसान से आएंगे, लेकिन इसमें हर सवाल में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ क्या कह रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:2:3 है। आप इस तरह के सवाल आप 9th में भी लगा के आ चुके होंगे। जब भी कोणों का अनुपात दिया हो अनुपात में 1:2:3, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, हमारा सबसे पहला काम होता है यहाँ पे कोई एक वैल्यू मल्टीप्लाई करा के हम मान लेंगे। ठीक है ना, तो माना त्रिभुज के कोण, ठीक है, तो भैया x में मल्टीप्लाई कराएंगे 1 का तो वो x ही बना रहेगा, 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे x का तो हो जाएगा 2x, और 3 में मल्टीप्लाई करा देंगे, इस 3 में x का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा और 3x है। ठीक है ना, तब अब देखो ध्यान से, तब x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देना कि भाई साहब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, अब देखिए 3x 2x 5x x 6x 6x इज इक्वल टू कितना आपको मिल गया 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आपको मिल जाएगी यहाँ से 30 डिग्री, 6 का भाग दे देंगे, कितना आपको मिल गया x का वैल्यू 30 डिग्री। x का मान आप यहाँ सब में रख देंगे, x 2x और 3x में, देखिए कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 30 डिग्री 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब 2x 2 इंटू 30 कितना 60 डिग्री, 3x मतलब कितना आ जाएगा 30 इंटू 3 कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है ना, फिर आपको इनको जवाब अतः करके देना है, अतः त्रिभुज के तीनों कोण 30, 60 और 90 डिग्री के होंगे। ठीक है बेटा,
ये ऐसे आपको जवाब देना रहेगा, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। देखिए अगला क्या कह रहा है, फिर से आपको एक अनुपात वाला सवाल दे दिया और यहाँ पे आय भी है। ठीक है ना, जब भी आपको अनुपात वाला मिल जाए, हमने क्या कहा था, आप इसमें पक्का कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ भी हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे किसी एक वैल्यू का और यहाँ भी मल्टीप्लाई कराएंगे किसी अदर वैल्यू का, सेम वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। अगर यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स का तो यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे वाई का। ठीक है ना, सबसे पहले हमारा क्या काम है, माना, देखिए माना प्रथम व्यक्ति की आय, माना प्रथम व्यक्ति की आय, मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दिया इसमें एक्स का, कितना हो जाएगा भैया 9x। फिर यहाँ पे क्या रहेगा, दूसरे व्यक्ति की आय, देखिए दूसरे व्यक्ति की हो जाएगी 7x। ठीक है ना, फिर मान लीजिए आप प्रथम व्यक्ति का व्यय या खर्चा दिया तो खर्चा मान लीजिए, प्रथम व्यक्ति का खर्चा। अब इसमें x का मल्टीप्लाई मत कराइएगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, y का। ठीक है ना, फिर हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, दूसरे व्यक्ति का खर्चा, ये कितना हो जाएगा, देखिए इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3y का। ठीक है ना, अगला हमारा काम आएगा क्या, प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है, देखिए प्रत्येक व्यक्ति हर महीने 2000 बचा लेता है। ठीक है ना, अब देखिए बचत का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे भैया जितना मैं कमाता हूं आय माइनस व्यय, व्यय मीन्स जितना मैं खर्च कर देता हूं, उसके बाद जो बचता है वही हमारा क्या है, बचत है। वही हमारा क्या है, बचत है, बच्चे नहीं, वही हमारा क्या है, बचत है। ठीक है ना, अब देखिए प्रथम व्यक्ति की भैया आय कितनी है, आप कह देंगे 9x, ये 9x रुपया कमा रहा है। प्रथम व्यक्ति खर्च कितना कर दे रहा है, 4y, तो 9x माइनस 4y। अच्छा ये बचा कितना ले रहा है, 2000 रुपया, तो ये कितना हो गया, 2000 बच जा रहा है इसका। दूसरा व्यक्ति भी कमा कितना रहा है भाई साहब, कमा रहा है आपका 7x, खर्चा कितना कर रहा है माइनस का 3y, लेकिन बचा ये भी कितना रहा है, 2000 रुपया। दो समीकरण बन गए, हमें इन दोनों को हल करना है। इन दोनों को हल करने के बाद हमारा एक्स वाई का मान आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए चलिए हल करते हैं इसको। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे 3 का, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे 4 का। ठीक है ना, जिससे मल्टीप्लाई कराएंगे 3 का कितना, देखिए 3 9 27x माइनस का 12y इज इक्वल टू 6000। 4 का करा देंगे तो 4 से 28x माइनस का 12y इज इक्वल टू 8000। ठीक है ना, अब चूंकि y का भैया सेम साइन है तो हम लोग कर क्या देंगे यहाँ पे, इससे इसको लेस कर देंगे, तो इससे कर कितना जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 2000। x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, x का मान आ गया 2000। x का मान 2000, चलिए हम लोग यहाँ पर करते कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18000 सॉरी एडिट है यहाँ पे, एडिट एक्स का मान पुट करते हैं यहाँ पे, तो 9 दूनी 18,000, इधर आएगा 18 में 2 16,000, वाई का मान हमारा आ जाएगा 4000। कितना आ जाएगा, वाई का मान 4000। ठीक बेटा, समीकरण हल करना आप जाके सीख सकते हैं चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है ना, तो 9 दूनी 18, इधर आएगा 18 में से 2 जाएगा 16, इधर जाएगा 4, 4 में से भाग देंगे तो कितना जाएगा 4000। अच्छा उसने हमसे पूछा क्या था, उसने हमसे पूछा क्या, उनकी मासिक आय। ठीक है ना, खैर उसने मासिक आय पूछा तो हमको वाई की वैल्यू निकालने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है ना, तो मासिक आय देखिए, एक की मासिक आय कितनी थी 9x, आपने x का मान कितना निकाला, देखिए यहाँ से x का मान आपने निकाला 2000, तो जब 9x में जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 2000, तो भैया मेरे एक की जो आय निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 2 18,000। ठीक है ना, और जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे आय में तो इसकी कितनी आ जाएगी, ये है प्रथम व्यक्ति की आय और ये कैसे आपका दूसरे व्यक्ति की, इसमें आ जाएगा 7 है, 7 इंटू 2000 मीन्स कितना आ जाएगा 14,000। ठीक है ना, ये आपकी आय हो जाएगी। ठीक बेटा, उम्मीद करता है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, मीना 2000 रुपये निकालने बैंक गई, बहुत अच्छी बात है। खजांची मतलब वो जो पैसा देते हैं, तो खजांची से उसने 50 रुपये 100 रुपये के कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि भैया 100 रुपये और 50 रुपये के कितने नोट थे। तो जो ज्ञात करना, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, इसको माना, तो क्या मानेंगे, माना 100 रुपये के कुल नोट, 100 रुपये के कुल नोट, आप मान लीजिए इसको x, फिर मान लीजिए यहाँ पे 50 रुपये के कुल नोट, ये कितना हो जाएगा आपका y। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो 100 रुपये के कुल नोट अगर x है, 50 रुपये के कुल नोट अगर y है, तो भैया मेरे x प्लस y यानी कुल नोटों की संख्या है कितनी, 25। ऐसा उसने आपसे यहाँ पे बोला है कि कुल कितने नोट है 25, समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, यहाँ पे रहेगा आपका प्रश्नानुसार। अगला आपसे क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, अगला आपसे यहाँ पे कह रहा है वो कि ज्ञात कीजिए 100 रुपये तथा 50 रुपये के कितने नोट है। ये खैर वो कह रहा है 2000 रुपये निकालने। जब ध्यान से देखिए 100 रुपये के कुल नोट कितने हैं x। अब अगर आपके पास 100 रुपये के 5 नोट हो तो उनकी टोटल वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 500, यानी आपने मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ पे अगर 100 रुपये में, अब अगर आपके पास x नोट है, 100 रुपये के x नोट हो, तो आपके पास कुल कितनी वैल्यू आपको मिल जाएगी, 100x। सेम काम 50 रुपये के अगर आपके पास y नोट है तो कुल 50 रुपये के नोट की कुल कितनी कीमत हो जाएगी वहाँ पे, 50y, और ये कुल इसकी वैल्यू प्लस कुल इसकी वैल्यू, कुल कितने रुपए उसके पास, 2000 रुपये। कितना रुपए कुल उसके पास, 2000 रुपये। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको भाई। 100 रुपये के जितने भी नोट रहे होंगे, देखिए
100 रुपए की कीमत, ये टोटल वैल्यू प्लस ये टोटल वैल्यू, यही मिला के हमको 2000 मिला होगा, ठीक है ना। तो 100 रुपए और 50 रुपए की जो टोटल वैल्यू वो हमें कितनी हो गई, 2000 रुपए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कुछ भाग लेते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2x प्लस का वाई इक्वल टू 50 इंटू 4 2 से यानी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इससे अगर दो हम लोग अगर हम लोग एक को माइनस कर दें तो देखिए कितनी वैल्यू हो जाएगी, y से y कट जाएगा, 2x से x जाएगा, कितना हो जाएगा x, और 40 में 15 जाएगा, कितना आ गया 15, कितना आ जाएगा आपका 15, ये आपका आ गया x का मान। x मतलब 100 रुपए के कुल कितने नोट थे आपके पास, 15 नोट है, ठीक है ना। अच्छा y का मान कितना आ जाएगा, आप y का मान कहीं भी उठा के पुट कर देंगे, आप यहीं पुट कर दिए, आपको मिल जाएगा y का मान कितना कुल 10, ठीक है ना। 15 10 25 तभी तो 25 नोट हो जाएंगे, समझ में आ गया आपको। लेकिन आप जवाब ऐसे नहीं देंगे, आप जवाब कैसे देंगे, अतः करके, अतः 100 रुपए के कुल, अतः 100 रुपए के कुल 15 नोट थे और 50 रुपए के कुल कितने नोट हो जाएंगे आपके पास, 10 नोट होंगे, ठीक बेटा। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया, देखिए मैं आपको समीकरण हल करना नहीं सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं इस समीकरणों को हल मैं बहुत शॉर्टकट में कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जब ये समीकरण हल करना, कथन वाले सवालों को जो मैंने अलग करके जो वीडियो बनाए हैं, इसका हमारा मेन मकसद क्या है, मेन मकसद हमारा ये कि आप इस वीडियोज़ में, इन सवालों में आप बस ये सीखिए समीकरण बनाते कैसे हैं। समीकरण हल करना मैं आपको सिखा चुका हूँ चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। देखिए अगला क्या कह रहा है, एक नगर के टैक्सी भाड़े में एक भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहला हमारा काम क्या है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा हम लोग मान लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग मान लेंगे, माना नियत भाड़ा है हमारा 100 रुपया और माना प्रति किलोमीटर भाड़ा है हमारा y रुपया। अब ध्यान से खाली इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए जब भी आप किसी ऑटो में बैठते हैं, जैसे आप बाई चांस मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ जाना था, यहाँ पे आपको जाना है, आप यहाँ ऑटो में बैठे बट आप कुछ दूरी तक जाके उतर गए, कुछ दूरी तक आप गए फिर उतर गए, तो आप कहते हैं भैया हम तो अभी बैठे ही तो थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको किराया देना नहीं पड़ेगा, किराया आपको देना पड़ेगा। कितना किराया देना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ नियत भाड़ा जो उसका होगा वो आपको देना पड़ेगा। आप ऑटो में बैठे और बैठ के तुरंत उतर गए, आपको नियत भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया, हमने यहाँ पे मान लिया भैया नियत भाड़ा हमारा 100 रुपया है और हमारा जो ये है वो हमारा कितना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये। अगर आप 10 किलोमीटर जा रहे हो तो आपको 105 रुपये देना है। अब देखिए 10 किलोमीटर में देखिए सबसे पहले हुआ क्या होगा, 10 किलोमीटर में दो भाड़ा है। सबसे पहला भाड़ा कौन सा है, एक तो भाड़ा है आपका नियत भाड़ा और दूसरा भाड़ा कौन सा है, प्रति किलोमीटर वाला भाड़ा। ये दोनों भाड़े मिलके आपको कंप्लीट भाड़ा कितना आपको देना पड़ा, भाड़ा मीन्स कितना किराया देना पड़ा 105। तो नियत भाड़ा है कितना आपका, आप कहेंगे x है प्लस प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर का आपने कितना माना भैया ये y, तो आप गए कितने किलोमीटर, आप गए हैं 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y और समीकरण क्या बन जाएगा 105, ठीक है, समीकरण बन गया 105। ऐसे अगला आपसे क्या कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, तो नियत भाड़ा तो x ही रहेगा और ये कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर यानी 15y बराबर 155, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। इससे इसको घटा देंगे, x x कट जाएगा, 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे देखिए 5y इक्वल टू 50 यानी y का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 50, सॉरी 50 नहीं, y का मान आपका जाएगा 10, ठीक है ना, 5 का भाग देंगे ना, y का मान 10 यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा आपका कितना है 10 रुपया। जब आप यहाँ y का मान रखेंगे तो 10 × 10 कितना 100 जाकर उधर माइनस हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 5 यानी कि नियत भाड़ा हमको कितना मिल गया 5 रुपया। अतः करके आप जवाब दे देंगे, अतः नियत भाड़ा, देखिए अतः करके जवाब बेटा कथन वाले सवालों में अतः करके जरूर जवाब दिया, अतः नियत भाड़ा बराबर 5 रुपया प्रति किलोमीटर, नहीं सॉरी 5 रुपये नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर नहीं, और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा ये कितना रहेगा आपका, ये आपका हो जाएगा कितना 10 रुपया, ठीक है बेटा। उम्मीद आपको समझ में आ गया हो। देखिए हम लोग देखते हैं अगला सवाल, देखते हैं इस सवाल में क्या कह रहा है आपसे। इसमें आपसे कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। विद्यार्थी ए को जो 20 दिन का भोजन कर रहा है 1000 रुपये अदा करने पड़ते हैं, जबकि विद्यार्थी बी को जो कि 26 दिन भोजन कर रहा है 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो भैया नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए या बताइए। देखिए सबसे सिंपल क्या है, जब आप किसी हॉस्टल में रहते हैं तो एक खर्चा होता है आपका रूम का, ठीक है ना, और एक खर्चा होता है कि आप कितने दिन खाना खाए हो। तो जो रूम का खर्चा है वो है आपका नियत व्यय, ठीक है ना। तो हमारा फिर से हमारा काम वही है, देखिए ध्यान से हम चलिए पहले इसको साफ कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, सबसे पहले हमारा काम है यहाँ पे मानना कि नियत व्यय कितना है, ठीक है ना। तो हमने मान लिया हमारा नियत व्यय है भैया 100 रुपया
और हमारा प्रतिदिन भोजन का मूल्य हमने कितना मान लिया, यह है वाई रुपए। ठीक है, अब देखिए क्या करें हम लोग यहाँ के लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार लैंग्वेज लिखने से क्या हो जाएगा, वो चीज़ें ज़्यादा लंबी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, क्या करें, देखिए विद्यार्थी ने भैया 20 दिन भोजन किया है। अब ध्यान से देखेंगे 20 दिन के भोजन में, देखिए ध्यान से, नियत व्यय कितना है, देखिए आप चाहे 20 दिन रहो चाहे आप 40 दिन रहो, ठीक है ना, आपको पर मंथ का किराया पे करना पड़ेगा, चाहे 20 दिन रहो चाहे 5 दिन रुको भैया, देना पड़ेगा 100 रुपया। तो 100 रुपया आपने दे दिया। अच्छा, एक दिन का भोजन का कितना आपने माना है, वाई रुपये, 20 दिन इसने भोजन किया तो टोटल हो जाएगा 20 वाई, और टोटल खर्चा इसका कितना आ गया 1000 रुपीज़, समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। विद्यार्थी बी, इन्होंने क्या किया, 26 दिन भोजन किया, तो एक दिन का वाई है भोजन का, तो 26 दिन का 26 वाई। नियत खर्चा जो है आपका वो कितना भाई साहब, नियत खर्चा यहाँ भी कितना रहेगा एक्स, और इन्होंने कितना पे कर दिया है 1180, समीकरण नंबर 2। हल करना है इनको, देखिए इसे इसको कर देंगे माइनस, हो जाएगा 6 वाई इजिकल टू कितना जाएगा 180, एंड वाई का मान कितना देगा 30 रुपये। ठीक है ना, वाई का मान कितना आ गया 30 रुपये। ठीक है ना, 30 रुपये में एक टाइम का उसको भोजन, एक दिन का उसको भोजन मिल रहा है। वाई का मान देंगे यहाँ 30 इंटू 20 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, तो घट जाएगा, तो हमारा एक्स का मान कितना आ जाएगा 400 रुपये, मतलब उसका रहने का जो खर्चा है एक महीने का वो कितना है 400 रुपये। ठीक है ना, ये हो गया आपको। लेकिन फिर से जवाब आपको एक्स वाई में नहीं देना, हम क्या लिख देंगे, अतः करके नियत व्यय, अतः नियत व्यय कितना है यहाँ पे, आप लिख देंगे भैया नियत व्यय कितना है यहाँ पे एक्स, यानी कितना 400 रुपये, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना है, तो यहाँ लिख देंगे प्रतिदिन भोजन का मूल्य ये कितना हो जाएगा, वाई का मान कितना है 30 रुपये। ठीक है ना, काफ़ी सस्ता हॉस्टल है, समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्या कह रहा है। एक क्लास टेस्ट में शिफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता, दोनों विषयों में प्राप्त अंक। ठीक है ना, सबसे पहला हमारा काम होता है भैया, गणित और अंग्रेजी बात कर रहा है तो सबसे पहला हमारा काम है माना गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक। तो भाई साहब गणित में प्राप्त अंक इसके जरा मान लीजिए, तो हमने मान लिया उसको गणित में x नंबर मिले, फिर अंग्रेजी में उसको कुछ नंबर मिले तो हम लोग यहाँ मान लेंगे अंग्रेजी में प्राप्त अंक ये कितना है y मान लीजिए। अंग्रेजी से याद आया कि अब ये आप लोग अगर हाई स्कूल की 10th की अगर आप लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी हो ना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंग्लिश का भी कंप्लीट प्लेलिस्ट दिया गया है। कंप्लीट प्लेलिस्ट में आपको लिटरेचर भी मिलेगा, ठीक है ना, लिटरेचर के सारे समरी भी आपको वहाँ मिलेंगे, पोएम की मीनिंग आपको वहाँ मिलेगी, और आपको वहाँ ग्रामर भी अच्छे से पढ़ाई गई है। ठीक है ना, हमारे फैकल्टी हैं देवेश मिश्रा सर, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, आप चाहो तो आप उनका वीडियो भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का जो योग है कितना वैसा, वो है आपका 210। तो भैया x प्लस वाई का जो पहला आपको मान मिल गया वो कितना मिल गया 210, समीकरण नंबर 1। कह रहा गणित में 2 अंक अधिक, तो अगर x मिला तो अब कितना मिल जाए भैया x प्लस 2। फिर क्या कह रहा है, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो अंग्रेजी में क्या है y माइनस 3, तो इन दोनों के अंकों का गुणनफल कितना होता 210 होता। ठीक है ना, आई थिंक ये x प्लस वाई का जो मान है वो 30 है। ठीक है ना, x प्लस दोनों अंकों का योगफल कितना भैया ये 30 है, अंकों का योग कितना 30 है। अब देखिए ध्यान से, ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। इन दोनों को हल करना प्रतिस्थापन विधि सबसे बेस्ट रहेगी। क्या कर देंगे, यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे, x का मान हो जाएगा 30 माइनस का y, यहाँ पुट कर देंगे x का मान तो हो जाएगा 30 माइनस का y प्लस का 2, ये आपका हो गया x का मान, ये आपका हो गया फिर y माइनस का 3 इज इक्वल टू 210 माइनस का y, यहाँ कितना हो जाएगा y माइनस का 3 बराबर 210। देखिए माइनस वाई को उधर हम लोग भेज देंगे, क्या हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है ना, 32y प्लस का 3y हो जाएगा 35y, इसको हम लोग उधर भेज देंगे कितना हो जाएगा माइनस का 35y, और माइनस का 96 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का 210 में जब 96 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा प्लस का 306 बराबर में 0। ठीक है ना, अब 306 का हम लोग फटर करने जाएंगे। फटर देखिए रफ में आप कर लेंगे, फटर इसका होता है तो 6 इंटू 51, 6 का 6 5 30, 51 के फिर से हम लोग फटर करेंगे 17 यहाँ 51, तो 6 तिरिक 18 और 17। ठीक है ना, हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 18y माइनस का 17y प्लस का 306 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे तो y तो आ जाएगा हमारा पहला मान आएगा y माइनस 18, अगला हमारा आ जाएगा y माइनस का 17 इक्वल टू 0, यानी हमारा जो आएगा सबसे पहला y का मान आएगा यहाँ से 18 और दूसरा हमारा आएगा मान y का 17। ठीक है ना, अब देखेंगे ध्यान से, देखिए अब y का मान जब 18 तब इसका मान कितना आएगा, देखिए ध्यान से, जब y का मान 18 हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो x का मान हल करेंगे, तो जब y बराबर 18 है तब देखिए x का मान कितना आ जाएगा, तब x का मान आ जाएगा 12, 18 यहाँ रखेंगे तो x प्लस 18 बराबर 30 हो जाएगा, मान x का मान 12। ऐसे जब y बराबर 17, जब y बराबर 17 तब
तब हम लोग निकालेंगे आप इसकी वैल्यू, हम लोग निकालेंगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू, तब एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 13। ठीक बेटा, तो यही ये दोनों ही तो सही हैं, ठीक है ना। मतलब जब उसको अंग्रेजी में 18 अंक मिलेंगे तब उसको मैथ में 12 अंक मिले होंगे, या तो फिर उसको अंग्रेजी में 17 अंक मिले हों और गणित में उसको 13 अंक मिले हों, ठीक है ना। आप इसको हटा करके आप यहाँ पे आंसर अपना लिख देंगे, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कुछ धन किसानों के बीच बराबर तो किसान कम होते तो प्रत्येक को 50 रुपया अधिक मिलता, और यदि किसानों की संख्या 2 कुल धनराशि एवं किसानों की संख्या बताइए, ठीक है। यहाँ पे माने क्या, देखिए वो आपसे पूछा कुल धनराशि एवं किसानों की संख्या, तो हम लोग यहाँ पे कुल धनराशि को नहीं मानेंगे, कुल धनराशि को हम लोग नहीं मानेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे मानेंगे, देखिए कि माना किसानों की संख्या, किसानों की संख्या मान लेते हैं, माना किसानों की संख्या, ये मैंने मान ली चलिए x, ठीक है ना। और मानेंगे प्रत्येक किसान को मिलने वाली धनराशि, प्रत्येक किसान को मिलने वाली धनराशि, ठीक बेटा। ये हम कितना मान लेंगे, ये आप लोग मान लेंगे y, ठीक है ना। अब आप बताइए कि किसानों की संख्या आपने मान ली कितना, आपने किसानों की संख्या मान ली है x, थोड़ा सा x सही से हम लोग लिख लेते हैं, ये हो गया आपका x। किसानों की संख्या x है, हर किसान को मिल रहा है y, तो भैया मेरे कुल धनराशि कितनी हो जाएगी, कुल धनराशि हो जाएगी एक किसान को मिला धनराशि इंटू किसानों की संख्या, डेट मीन्स कुल कितना हो जाएगा x इंटू वाई, ठीक है ना। ये इक्वल का साइन है, ठीक है बेटा, हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, अब हम लोग करेंगे प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है वो, देखिए कह रहा है कि अगर दो किसान कम, अभी किसान कितने, अभी किसान है x, दो कम होते मतलब कितना होता है x माइनस 2, तो प्रत्येक को 50 रुपया अधिक मिलता। अभी कितना मिल रहा है y, 50 अधिक मिलता मतलब y प्लस 50, ठीक है ना। तो देखो अब ये किसानों की संख्या है और ये क्या है, अब हर किसान को मिलने वाली धनराशि, ये क्या है आपकी, ये है किसानों की संख्या और ये है प्रत्येक किसान को मिलने वाली धनराशि, ठीक है। अब अभी भी देखिए अगर हम किसानों की संख्या और किसानों को मिलने धनराशि अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो अभी भी हमारे पास धन कितना आपको मिलना चाहिए, धन मिलना चाहिए x इंटू वाई, ठीक है ना। क्योंकि कुल धनराशि में बदलाव नहीं हो रहा है, उसने कहीं यहाँ नहीं बोला है कि हम अपनी धनराशि बदल दे रहे हैं, उसने क्या बोला कि अगर कुल किसान कम होते तो सबको ज़्यादा पैसा मिलता, पैसा, लेकिन पैसे का बजट उतना ही है आपका, बजट ना बढ़ा है ना बजट कम हो, बजट उतना है, किसान कम होंगे तो लोगों को ज़्यादा मिलेगा, किसान ज़्यादा होंगे तो लोगों को कम मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी भी यानी इनका पैसा, इनका कितना, अभी भी इनका पैसा x इंटू वाई, ठीक है बेटा x इंटू वाई, कितना इनका पैसा x इंटू वाई। अब देखो ध्यान से इसको हम लोग हल करते हैं, एक समीकरण बनाते, कितना हो जाएगा x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितना हो जाएगा एक्स वाई प्लस का 50x माइनस का 2y और 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा माइनस का 100 इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है ना। अब इस एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, यहाँ देखिए वैल्यू कितनी मिल गई 50x माइनस का 2y, इसको उधर पे दीजिए हो जाएगा बराबर का 100, समीकरण नंबर 1। अगला आपसे क्या कह रहा है, अगर किसान की संख्या 2 अधिक होती है, यानी किसान अब कितने हो जाए, अगर भैया x प्लस 2 हो जाए, फिर कह रहा है प्रत्येक किसान को 30 रुपया कम मिलता है, यानी पहले y मिल रहा था अब कितना मिल रहा है, अब भैया 30 रुपये, लेकिन अभी भी जब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो अभी भी क्या हो जाएगा, अभी भी हमारे पास वैल्यू कितनी रहेगी x इंटू वाई। अब देखिए क्या हो जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे x इंटू वाई कितना हो जाएगा एक्स वाई, फिर देखिए इसका इसमें करा देंगे तो हो जाएगा माइनस का 30x, 2 का इसमें करा देंगे प्लस का 2y, इसमें करा देंगे माइनस का 60 इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है ना। ये इससे कट गया, 30x को उधर भेज देंगे कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से 30x प्लस का 2y उधर जाएगा माइनस का 2y, ये उधर ही बना रहेगा अपना, तो माइनस का 60, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से 2y के पास सेम वैल्यू है, सेम गुणांक है, तो विलोपन विधि बड़े आसानी से लग जाएगी, लगाते विलोपन विधि क्या करते हैं हम लोग, इसको माइनस कर देंगे, जैसे माइनस कर देंगे 50 में से 30 जाएगा कितना हो जाएगा 20x बराबर 160, ठीक है ना। तो इससे से कट कर देंगे, यानी x का मान हमारे पास आ गया 8, ठीक है ना। x मतलब x है हमारे किसानों की संख्या, यानी कुल कितने किसान हो गए 8, ठीक है ना। अब 8 किसान है हमारे पास, ठीक है। y का मान निकले, चलिए y का मान x का मान कहाँ पुट करते हैं, चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, देखिए 50 इंटू 8 कितना हो जाएगा 400, 400 इधर आया 300, यानी y का मान हमको मिल जाएगा यहाँ से 150, कितना मान मिल जाएगा y का 150, ठीक है ना। लेकिन फिर मैंने बताया x और y में जवाब आने की जरूरत नहीं है, आप जवाब कैसे देके आएंगे, आप ऐसे जवाब देंगे इसको, अतः x कौन था यहाँ पे, अतः किसानों की संख्या इक्वल टू 8, y का मतलब क्या है यहाँ पे देखिए ध्यान से, और प्रत्येक किसान को मिलने वाली धनराशि कितनी है 150, लेकिन उसने शायद कुल धनराशि पूछा, ठीक है ना। तो कुल धनराशि कितना है आपके पास x इंटू वाई, इसका मतलब आप जवाब कैसे देंगे, कुल धनराशि कितना हो जाएगा, तो 150 इंटू 8, 15 8 200 और एक जीरो आप बढ़ा देंगे, यानी 2000, कुल धनराशि कितनी आपकी हो गई 2000 रुपये, ठीक है ना।
उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं समीकरण हल करना यहाँ नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। ठीक है बेटा। अगर देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक तब अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, प्रत्येक अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? फिर वही टेस्ट में कितने प्रश्न थे, हम लोग ये डायरेक्ट मान नहीं करते हैं, मानेंगे यहाँ पे हम लोग मानेंगे माना सही किए गए प्रश्न है ना। और यहाँ अगर हम लोग मान लें क्या कि भाई साहब गलत किए गए प्रश्न, ये हम लोग मान लेते हैं भाई। अब अगर एक्स प्रश्न सही किए भैया मेरे कुल प्रश्नों की संख्या यानी कि कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे, तो सही प्लस गलत यानी कितना है एक्स प्लस वाई। तो उसने हमसे कुल प्रश्न पूछा, हम लोग कहेंगे क्या एक्स का मान निकालिए वाई का मान निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका एक्स प्लस वाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्या कह रहा है देखिए 40 अंक इसको मिल रहा है, 40 अंक हमने दे दिया इसको, कब? जब प्रत्येक सही उत्तर 3 अंक। कितने सही किए एक्स, तो एक सही करोगे तो 3, एक्स सही करोगे तो कितना मिल जाएगा भाई साहब 3x। ठीक है ना। अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती मतलब -1। ठीक है ना। एक गलत करोगे तो -1, y गलत करोगे तो माइनस का y। ठीक है ना। माइनस का 1 × y, बट 1 कोई मल्टीप्लाई में लिखता नहीं है। ठीक बेटा, यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखना जरूरी है। अब देखिए ये आपका बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अगला आपसे क्या कह रहा है, सही उत्तर पर 4 अंक, तो भाई साहब दे दो इस बार उसको, कितना दे दो 4 अंक। कह रहा है अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक करते तो मतलब माइनस का 2y, तो कितना उसको मिलता है टोटल 50 अंक मिलते हैं। समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। अब देखिए इसमें हम लोग कराते हैं 2 का मल्टीप्लाई लेकर आते हैं, तो कितना होता है 2 3 6x माइनस का 2y बराबर का 80। इससे इसको घटा देंगे, समीकरण 3 से इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगी 2x कट जाएगा, 2x बराबर 30। दैट मीन्स x का मान कितना आ गया यहाँ पे 15। ठीक है ना। x का मान 15 उठाकर हम लोग यहाँ 15 45, y का मान कितना हमको 5, y का मान कितना मिल गया हमको 5। ठीक है ना। x का मान 15, ये शायद आपको 18 लग रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा सही करके दे देता हूँ कि ये हमारा कितना आंसर आ रहा है 15। ठीक बेटा। अतः उसने हमसे क्या पूछा था कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, हम लोग यहाँ अतः करके लिख देंगे क्या, अतः टेस्ट में कुल प्रश्न बराबर x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई मतलब कितना, x का मान 15 + 5, 15 + 5 डेट मीन्स 20 प्रश्न कुल थे। ठीक है ना। मैं करता आपको ये भी समझ में आ गया। देखिए हर टाइप का सवाल यहाँ पे आपको अलग अलग मिल रहा है। ठीक है ना। कब कौन सा लगेगा ये आप कह नहीं सकते, इसलिए हमने इस वीडियो वाले पार्ट का नाम क्या दे दिया है, मिसलिनियस। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं अगला आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है एक कुटीर उद्योग, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 था, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कर दे। माना क्या, अब निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या हम मानेंगे। ठीक है ना। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, तो हम क्या मानेंगे, माना उस दिन निर्माण किए गए, अब चाहे पूरा लिखो आप खिलौनों की संख्या या खिलौने लिख के आप छोड़ भी सकते हो। मानो दिन निर्माण किए गए खिलौने इक्वल टू कितना x। ठीक है ना। अच्छा एक चीज हमको यहाँ मानना पड़ेगा कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना मान लीजिए y। ठीक है ना। अब देखिए अगर प्रत्येक खिलौने का मूल्य हो गया y और एक खिलौना, उस दिन हमने टोटल खिलौने बना रखा है x, एक दिन में हमने x खिलौने बना दिए, एक खिलौने का मूल्य y है, तो x × y क्या होगा, हमने उस दिन कुल कितने रुपए का खिलौना बना दिया। ठीक है ना। भाई देखिए सबसे पहले समीकरण हम लोग यहाँ बना, क्या कह रहा है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ कह देंगे कि कुल निर्माण लागत भाई साहब ये कितना हमको मिल जाएगा। देखिए हमने एक दिन में बनाया x खिलौने, एक खिलौने का प्राइस है y, तो कुल हमने कितने रुपए के खिलौने बना दिए, आप कह देंगे x × y। ठीक है ना। अच्छा वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत कितना 750 रुपया। डेट मीन्स क्या हो गया कि भैया ये जो एक्स वाई है, यही एक्स वाई की वैल्यू उसके हिसाब से 750। ठीक है ना। एक्स खिलौने बना, एक खिलौने का दाम वाई है, जब x × y कराएंगे कितना जाएगा 750 रुपये। अच्छा अब देखो ये जो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक लिखा है ना, चूंकि ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, बच्चा यहीं पे अक्सर गलती करता है। ठीक है ना। ये गलती से हम लोग बचेंगे, देखिए ध्यान से क्या करेंगे। कहता है प्रत्येक खिलौने का मूल्य, अच्छा आपने कितने माना प्रत्येक खिलौने का मूल्य
सबसे पहले आप ले लीजिए y बराबर 55 रुपये में से, तो आप ले लो यहाँ पे 55 रुपया, 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, 55 में से अगर हम घटा दें कि एक दिन में कितना खिलौना बन रहा है, तो कितना हमने एक दिन में बनाया है x, तो 55 में से हमने x खिलौने घटा दिए, हमने एक दिन में x बनाया, हमने घटा दिए, तो क्या प्राप्त हो रहा है, प्राप्त संख्या के बराबर है। कौन बराबर है, बराबर है प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ठीक है ना। तो यहाँ से बन गया y बराबर 55 माइनस x, ये हमको मिल गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 और एक यहाँ से क्या करेंगे, y का मान उठा के यहाँ रख देंगे, कितना हो जाएगा x इंटू 55 माइनस एक्स का मान कितना हो जाएगा 750, ठीक बेटा। हल करना है, देखिए चलिए मल्टीप्लाई कराते कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 55x इक्वल टू 750, दोनों को उधर पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 इक्वल टू 0। आपको दिख गया होगा 750 इक्वल टू 0, ठीक है ना। 25 इंटू 30 750 होता है, 25 और 30 में ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कितना 55, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का माइनस का 30x प्लस का 750 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो भैया आ जाएगा x माइनस का 25, यहाँ से माइनस का 30 कॉमन ले लेंगे, x माइनस का 25 बराबर 0, यानी x का मान आएगा पहले ब्रैकेट में माइनस का 25, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस का 30 बराबर 0, ठीक बेटा। अब हम लोग क्या कर देंगे, देखिए यहाँ से जब ये बराबर 0 तो आ जाएगा सबसे पहले x बराबर 25 आएगा और दूसरा हमारा आ जाएगा x बराबर 30, ठीक है ना। और दोनों ही सही है, ठीक है ना। अगर हमने खिलौने देखो जब x का मान आ जाएगा तुम्हारा कितना, जब x का मान आ जाएगा 30, देखो लिखो यहाँ पे जब x बराबर 25, ठीक है ना। जब x बराबर 25 तब y का मान कितना आएगा, देखो यहाँ रखेंगे 25 इंटू वाई बराबर 750 भाग देंगे तब y का मान आपको मिल जाएगा 30, ठीक है ना। और जब x बराबर 30 तब अगर हम y का मान निकालेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 30 का भाग देना पड़ेगा इस बार, कितना हमको मिल जाएगा 25, ठीक है ना। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी वैल्यू हमको मिल जाएगी, अतः उस दिन या तो खिलौनों की संख्या कितनी है x है, ठीक है ना। हमको ये y निकालने की फिर तो जरूरत भी तो नहीं है ना। देखिए y हमने क्यों निकाला, y निकालने की कोई जरूरत नहीं, हमको उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या हमने माना क्या x माना है ना, ये तो माना हमने, ये तो माना हमने, तो क्या हो जाएगा, अतः उस दिन या तो 25 खिलौने का निर्माण किया गया और या फिर 30 खिलौनों का निर्माण। आप ऐसे इसको कथन वाले रूप में इसको आप आंसर कर देंगे, ठीक है बेटा, समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट सवाल है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भी है। क्षमता जो भी रही हो उस क्षमता से अगर आप समय किसी तरह से काम करेंगे तो टोटल आपका काम हो जाएगा। फिर तो समझिए, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए कि आपकी क्षमता है 10 ईंटों को यहाँ से मतलब ज़मीन से उठा के ऊपर लेके जाना, 10 ईंटों को, और आपने भाई साहब ऐसे 5 दिन काम किया। आप एक दिन में आपकी क्षमता है 10 ईंटें ज़मीन से उठा के छत पे लेके जाना। आपने 5 दिन काम किया तो आपने टोटल काम कितना कर दिया, 50। टोटल काम मतलब क्या हो गया, टोटल 50 ईंटें आपने वहाँ पे पहुँचा दिए। 50 ईंटों को पहुँचाना ही आपका क्या है, काम है, ठीक है ना। अब हमें इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना और यहाँ पे हमको सवाल लगाना है। तो देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या, हमारा सबसे पहला काम है माना, ठीक है ना, माना। अब आदमी और लड़का है तो माना आदमी को काम करने में लगने वाला समय, आदमी को काम करने में, देखिए मानने में बेटा थोड़ा सा लिखना पड़ता है ना, काम करने में लगने वाला समय, कितना भाई साहब, चलिए हमने मान लिया x दिन, ठीक है। फिर हम चलिए क्या मान लेते हैं, अब कौन है, लड़का, तो यहाँ लिख लेते चलिए लड़के को काम करने में लगने वाला समय मैंने मान लिया भैया ये कितना है आपका y दिन, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, एक फॉर्मूला हमने अभी हमने आपको समझा कि क्षमता इंटू समय बराबर क्या होता है, काम। अब देखिए समय बराबर कितना हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा आपका काम बटे क्षमता, देखिए ये काम मैं आपको रफ में समझा रहा हूँ, अगर आपके समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके समझ में आ गया तो ये बहुत अच्छी बात है, बट अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सीधे समीकरण बना के भी हल कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए कह रहा एक आदमी और एक लड़के ने किसी काम को कितने दिन में किया, 24 दिन में, कितने काम में किया, उसको 24 दिन में काम किया, ठीक है ना। अब 24 दिन क्या हो गया, उस आदमी की ना भाई साहब क्षमता हो गया, ऐसे समझिए कि क्षमता अगर मैं इधर भेज दूं क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए क्षमता बराबर काम बटे समय, क्या देखिए क्षमता बराबर क्या होगा आपका, काम बटे समय, ठीक है ना। आप देखिए आदमी और लड़के ने 24 दिन काम किया, आदमी और लड़के ने कितने दिन काम किया, 24 दिन, ठीक है ना। तो क्षमता बराबर काम बटे समय,
कितना समय काम किया इन्होंने? 24 दिन काम किया, ठीक है ना। यानी कि 24 दिन तक आदमी ने अपनी क्षमता से काम किया होगा और लड़के ने अपनी क्षमता से 24 दिन तक काम किया होगा। अच्छा, अगर हम बात करें आदमी की क्षमता कितनी थी, तो आदमी की क्षमता फिर से अगर कैसे निकालेंगे हम लोग? काम बटे समय। आदमी को इतना कितना समय लग रहा था? x, ठीक है ना। अगर हम निकालें लड़के की क्षमता कितनी है, तो लड़के की क्षमता कितनी, देखिए ध्यान से, फिर से वही काम बटे समय, कितना लड़के लग रहा है? y। अब ये हो गया, देखिए काम बटे x प्लस काम बटे y बराबर काम बटे 24। ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। काम से काम कट जाएगा, देखिए इधर से हम लोग काम एलसीएम कॉमन ले लेंगे, इस काम से कट जाएगा। हमारा जो मेन समीकरण बन के आएगा वो आएगा 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/24। ये आपको लिखना नहीं है, ये मैं आपको केवल और केवल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक बेटा। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, पहले फिर से वो समझिए। ये जो काम बटे एक्स है, ये वाला काम बटे जो एक्स है, मैं थोड़ा फोकस करता हूँ। देखिए ये जो काम बटे एक्स है, ये है आदमी की क्षमता। काम बटे एक्स आदमी की क्षमता। ये जो काम बटे वाई है, ये है आपका बच्चे की क्षमता। अब आदमी की क्षमता प्लस बच्चे की क्षमता से टोटल क्षमता आपको मिल गई। टोटल क्षमता मतलब कि किसी काम को कितने दिन में किया गया, वो टोटल क्षमता होगी। समझ में आया आपको? काम बटे एक्स प्लस काम बटे वाई बराबर काम बटे 24। अगर जब हम लोग यहाँ से जब हम लोग काम कॉमन लेकर कट कर देंगे तो बच जाएगा 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24। आप चाहो तो आप सीधे इस समीकरण को बना के काम करो, लेकिन ये वाला समीकरण आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये हमने आपको केवल और केवल समझाने के लिए प्रयास किया था, ठीक बेटा। ये भी मैं हटा दे रहा हूँ, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जो हमारा पहला समीकरण बन गया वो क्या बन गया, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/24, ठीक है ना। अब ऐसे हम लोग सेम बना लेंगे। हम लोग अपना अगला क्या कह रहा है 2 आदमी। तो भाई साहब 2 आदमी हैं तो यहाँ हो जाएगा 2/x, 7 लड़के हैं तो हो जाएगा कितना 7/y बराबर, ये कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन, मतलब 1/8, ठीक है ना। अब इनको हल करना हमको बड़े अच्छे से आता है। युगपत समीकरण के द्वारा हम लोग इनको आराम से हल कर लेंगे। यहाँ से हमको x का मान मिल जाएगा और y का मान मिल जाएगा। जो हमारा x का मान आएगा वही हमारा क्या रहेगा? आदमी को लगने वाला समय रहेगा, नहीं आदमी कितने दिन में उस काम को कर पाएगा। और जो हमारा y का मान रहेगा वो हमारा निकल के आएगा कि उस लड़के को कितने दिन लगेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका बेटा HW है, होमवर्क है। आप यहाँ से आप लड़का और आदमी, ठीक है ना, आप इनका समय निकाल के बताएंगे कि आदमी को कितना दिन लग रहा है और लड़के को कितना दिन लग रहा है। आप इसका आंसर हमें कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इसमें हमने पूरा प्रयास किया था कि किस तरीके से हम लोग अलग अलग सवालों को हल करते हैं, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा था? मिसलेनियस सवाल, ठीक है बेटा। कथन वाले सवाल यहीं पे खत्म होते हैं। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था कि सारे टाइप हम आपको कवर करा दें। फिर भी अगर आपको कुछ नए टाइप के सवाल अगर मिलते हैं तो आप लाइव क्लास की डिमांड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस में हम आपके ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करते समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।